देखिए अंग्रेज लोग इतना चालाक थे, बुद्धिजीवी थे। वो चालाकी के साथ। हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में 3 शानदार सीरीज चल रही हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और जीएस फाउंडेशन के अंतर्गत एक भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे थे। तो भारत का संवैधानिक विकास का जो फर्स्ट वीडियो था, पहला वीडियो था, वो इसके पहले अपलोड कर दिया गया है। तो भारत का संवैधानिक विकास का भारत सरकार 1919 से आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ये लाइक करना है या नहीं करना मत करिए, सब्सक्राइब करना है या नहीं करिए मत करिए, और वीडियो को शेयर भी नहीं करना मत करिए। लेकिन एक काम आप ज़रूर करें, जब भी मेरे वीडियो को देखें तो आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें। और जितने भी मेरे पिछले वीडियो हैं, ये वीडियो है, जो भी डायग्राम आपको बोर्ड पे बना हुआ है सबको बना लें, सबको लिखते जाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपका पूरा संवैधानिक व्यवस्था 20-30 पेज में 20-30 पेज में पूरा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो 100-200 पेज में पूरा नोट्स आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप सभी चीज़ों को लिखते चलें। ये केवल मनोरंजन की चीज़ नहीं है, ये एक अनुशासन है। अध्ययन एक अनुशासन है, और अनुशासित होकर यदि आप काम करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप कॉपी पेन लेके, जिनको भी देखना है वो कॉपी पेन लेके ही देखें, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 से पहले जो पहला वीडियो आया था 1600 ईस्वी से लेकर 1909 ईस्वी तक जो 300 वर्षों का संवैधानिक विकास था, हमने इसके पिछले वीडियो में समझा, जिसमें विशेष रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। इन सभी अधिनियमों को हमने क्रमशः अध्ययन किया और विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और ये वीडियो आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएंगे, और उन वीडियो को आप जरूर देखिए। एक हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो भी एंड स्क्रीन में रहेगा, और हिंदी व्याकरण का भी एक वीडियो रहेगा, और आपका इसका फर्स्ट भाग जो है वो भी एंड स्क्रीन में आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 19 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? दोस्तों, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए इन दोनों के आधार पे आया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया। अब 1909 के अधिनियम के बाद और 1919 के अधिनियम के पीछे बीच का जो 10 वर्ष है, बहुत हलचल का युग था। एक तरफ उदारवादी गरम दल और नरम दल का विभाजन होता, सूरत विभाजन हो जाता है 1907 में, परिणाम स्वरूप 1909 का अधिनियम आता है। इसके बाद फिर गरम दल को समाप्त करने की योजना पड़ती है, उनको कमज़ोर करने की योजना चलती है, और उदारवादी दल को आगे बढ़ाने पर काम किया जाता है। इसी दौरान 1914 में विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, और इसी दौरान गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण भी होता है। इसी दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है 1916 में। तो इस प्रकार कई घटनाएं घटी, और गांधी जी द्वारा इसी दौरान सत्याग्रह के प्रयोग शुरू कर दिए थे, और उनके सत्याग्रह सफल हो रहे थे। तो इस प्रकार जब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब भारतीयों को कुछ रियायत देने की ज़रूरत है, तो उन्होंने भारत को कुछ रियायत के रूप में ऐसी रियायतें ऐसी छूटें जो दिखावटी थी, वास्तव में भारत को शासन सौंपने का उनका कतई उद्देश्य नहीं था। इसलिए उन्होंने 1919 का अधिनियम लाया। इस 1919 अधिनियम के साथ जोड़ दिया सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब भारतीय शासन में अब सुधार होगा। अब क्या सुधार किए गए? उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे,
और डोमिनियन स्थिति प्रदान करेगी। डोमिनियन स्थिति का मतलब होता है कि शासन तो रहेगा अंग्रेज ही, शीर्ष पर अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रशासन चलेगा उसमें भारतीयों की सहभागिता होगी, भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। इसी भारत सरकार अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात थी कि भारत सचिव का जो खर्च था वो अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा और इस अधिनियम में ही जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इसी अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। केंद्र में द्विसदनी विधायिका का गठन किया गया। एक विधायिका जो उच्च सदन थी जिसे राज्य परिषद कहते हैं, और जो निम्न सदन थी उसे विधान सभा कहते थे। आधुनिक समय में जो आज के टाइम में जो हमारा केंद्रीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा जो थी उस समय वो राज्य परिषद थी, और जो आज की लोकसभा है उस समय वो विधानसभा थी। इस की जो खास विशेषता थी इस अधिनियम की कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब दो स्तरों की सरकारें। इसमें एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हुई थी, मंत्रिमंडल जिन पे कानून बना सकता था जिन क्षेत्रों पे, वो विधायिका थी, और दूसरा जो है जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के लिए आरक्षित थे। तो राज्य के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय, एक दूसरे जो है आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर जो है कानून जो है, आरक्षित विषय पर प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का रहा, और हस्तांतरित विषय जो है उसमें जो है जो चुनी हुई सरकार विधानसभा बना रहे थे, प्रांतों की जो विधानसभा थी उनकी जो गवर्नमेंट थी, मंत्रिमंडल थी, वो शासन करेगा, वो उस पर नियम बना सकते थे, कानून बना सकते हैं। तो जो हस्तांतरित विषय थे वो थे शिक्षा और स्वास्थ्य। तो राज्यों में जो चुनी हुई सरकारें थी वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही कानून बना सकते थे, और आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस की, इन सभी का पर आरक्षित विषय थे। इस पे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है नियम कानून बना सकते थे, और इन विषयों इन पर प्रशासन का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर था। इसी अधिनियम 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और 1919 के अधिनियम में ही महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति जो है भारत सचिव करेगा। ये प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख हैं। आइए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या है, उससे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो पृष्ठभूमि है, तो उससे पहले देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हो चुका होता है। 23 में जो है क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी का गठन होता है, वो विधायिका में भाग भी लेते हैं, चुनाव भी होते हैं। तभी 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद जो है एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जो भारतीयों को और अधिक स्वायत्तता, भारतीयों को इस बात की जांच करेगा कि भारतीय अपना प्रशासन चलाने में सक्षम है कि नहीं है, और भारतीयों को और कितना स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो ये 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, 1928 में वो भारत आया। 28 में जब भारत में आया तो उसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की इसी में मौत भी हो गई कि उन पर इतना लाठी से पिटाई की गई थी कि उनकी मौत भी हो चुकी थी। तो जब 1928 का साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड उस समय जो है भारत सचिव थे। उन्होंने भारत के सभी दलों को चुनौती प्रदान किया कि आप ऐसा कोई मसौदा तैयार करिए, ऐसा प्रस्ताव तैयार करिए जिसमें सभी दल जो है क्या कहते हैं सहमत हों। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, और उस 10 सदस्यीय कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
अब नेहरू रिपोर्ट में मांग क्या की गई थी, देखिए, औपनिवेशिक शासन की मांग, औपनिवेशिक स्वराज्य, मतलब अंग्रेज बने रहेंगे लेकिन यहाँ इसके अंदर का जो शासन है हम लोग करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में ऐसी सरकार बने जो पूर्ण उत्तरदायी हो, तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई नेहरू रिपोर्ट में की गई। और नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया तत्काल प्रभाव से एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाए जो भारत का उच्चतम न्यायालय हो, उससे लास्ट अपीली न्यायालय वही होना चाहिए। तो उन्होंने ये मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात नेहरू रिपोर्ट की थी कि उन्होंने जितने देशी राजे थे, क्योंकि इस समय अंग्रेजों को साम्राज्य का संरक्षण, साम्राज्य को बचाने में सबसे बड़ा सहयोग दे रहे थे वो देशी रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थे। वास्तव में आज बहुत सी समस्याएं जो थी वो अंग्रेजों की देन थी। यदि अंग्रेज सभी रियासतों को एक कर देते, केंद्र के अधीन ले आते, तो और 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं किए होते, तो आज एक बहुत विशाल भारत होता और भारत का विभाजन भी रुक जाता, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहता। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। तो नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि जितने भी देशी रजवाड़े, देशी रियासतें हैं, उन सबको केंद्र के अधीन लाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की समाप्ति की जाए। ये दो विशेषताएं ऐसी थी जो अखंड भारत का निर्माण करती। और चूंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विरोध समाप्त की गई थी, इस आधार पर जिन्ना ने इसका नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और नेहरू रिपोर्ट का विरोध करके उन्होंने 14 सूत्री मांगे रखी। इसी दौरान गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और 1933 में इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों की जो बातें थी और उन सारी बातों को, आज साइमन कमीशन की जो बातें थी, सभी को सम्मिलित करके 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन के प्रारूप पर चर्चा की गई। इस श्वेत पत्र में पर चर्चा के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाई गई और संयुक्त समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसी संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया और पारित हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनके तैयार हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सबसे अंतिम, बड़ा और जटिल दस्तावेज था, क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। दोस्तों, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रश्न भी IAS 2007 में पूछा गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ये प्रश्न भी IAS 2004 में पूछा गया है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत सरकार की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया और एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया जिसमें केंद्र सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया गया। केंद्र सूची में जो विषय थे उनमें केंद्र कानून बना सकता था, प्रांतीय सूची में जो विषय थे प्रांत कानून बना सकता था, समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो संघ सूची थी उनसे 59 विषय थे, प्रांत सूची में 45 और समवर्ती सूची में 36। इस प्रकार संघ ने सारी शक्तियां भी अपने पास ज़्यादातर रखी। प्रांतों में 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और विधान परिषद का अंत कर दिया गया। तो इस प्रकार जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था उसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया। तो आरक्षित विषय जो रखे गए, एक तो प्रतिरक्षा, डिफेंस पूरा अपने पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रख लिया।
प्रतिरक्षा मामले, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, क्योंकि उसको धार्मिक मामले के आधार पर खेल भी खेलना था, इसलिए धार्मिक मामले भी अपने पास रख लिया। और जनजाति क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार भी कराना था, इसलिए जनजाति मामले भी उसने अपने पास सुरक्षित रख लिए। जो अंग्रेज गवर्नमेंट जो भी अपने अनुकूल होता था उसके अपने लिए रख लेती थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रमुख विशेषताएं रहीं। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव होते हैं, और 1937 के जो चुनाव होते हैं उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से इनमें से 6 प्रांतों में से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, उसको 6 प्रांतों में उसकी सरकार बनती है। 2 प्रांतों में और उसने जो है क्या कहते हैं मिली जुली मिला करके कुल मिला के 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है, और 8 प्रांतों में उसने सरकार का निर्माण किया। इसके बाद शेष जो 3 प्रांत थे उन अन्य दलों की सरकारें गठित हुई। 1935 के अधिनियम का परिणाम स्वरूप 1937 में चुनाव हुए, और 1937 के बाद एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार भारतीयों को 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 था, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। तो भारतीयों को बिना पूछे ही उस द्वितीय युद्ध में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसका भारतीय जनमानस ने, भारतीय राजनेताओं ने खूब विरोध किया, और परिणाम स्वरूप उन्होंने जो प्रांतीय सरकारें थी कांग्रेस की सरकारों ने, उन्होंने त्यागपत्र दिया। यद्यपि इसी त्यागपत्र के मौके में जिन्ना और अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया था। इसके बाद नेक्स्ट जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन है, 1946 का कैबिनेट मिशन है, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 1935 के अधिनियम के बाद जो अंग्रेजों द्वारा एक और प्रस्ताव भारतीय राजनेताओं को दिया गया, क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्रिप्स मिशन आए, और 1942 में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए कि युद्धोपरांत संविधान सभा की रचना की जाएगी। अर्थात भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ये फंडा अपनाया, और कहा कि युद्ध के उपरांत चूंकि 1939 और 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने भारतीयों को अपने पक्ष में रखने के लिए उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम लोग संविधान सभा की रचना करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, और संविधान सभा की रचना और निर्माण के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा ही निर्माण करेगी, लेकिन संविधान सभा वो कैसी होगी? वो निर्वाचित संविधान सभा होगी। निर्वाचित संविधान सभा, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। अब भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने और ना स्वीकार करने की स्वतंत्रता रहेगी। सबसे खतरनाक पॉइंट ये रहा कि जो संविधान बनेगा वो संविधान को प्रांत चाहे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें। अब क्रिप्स का जो ये प्रस्ताव था, उन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और संविधान सभा कैसे बनेगी? निर्वाचित संविधान सभा होगी, और वो संविधान सभा जब संविधान बना देगी तो उस संविधान को प्रांतों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, अर्थात उसको माने या प्रांत चाहे तो अपना पूर्ण उससे स्वायत्त हो सकता है। तो इस प्रकार जो है प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वो चाहे केंद्र के संविधान को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अब क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों कांग्रेस ने भी विरोध किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अब मुस्लिम लीग क्यों विरोध कर रही थी? मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि ये संविधान सभा या ऐसा संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें तो सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन चाहिए। तो देश का विभाजन इसमें सांप्रदायिक आधार पर किया नहीं गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया।
और कांग्रेस ने किस बात के लेकर विरोध किया? कांग्रेस ने इस बात को लेकर विरोध किया कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार या अस्वीकार, यदि ऐसी स्थिति लागे हैं तो सारे प्रांत तो भारतीय संघ से अलग हो जाएंगे, भारत कुछ बचेगा नहीं, देश को टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने उसका विरोध किया और इस प्रस्ताव की बहुत आलोचनाएं हुई। गांधी जी ने इसे कहा बाद की तिथि का चेक है, ऐसा चेक है जो पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू ने कहा कि एक ऐसे बैंक द्वारा जारी चेक है जो खुद ही डूब रहा है। तो कुल मिलाकर क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। जब क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार हो गए तो 1945 में लॉर्ड बेवेल आते हैं और बेवेल जो है अपनी योजना लाते हैं जिसे उन्होंने बेवेल योजना के नाम से जानते हैं। बेवेल ने कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन करेंगे। इस कार्यकारिणी परिषद में जो सेनापति होंगे और वायसराय होंगे, दो होंगे, बाकी शेष सदस्य सब शेष सदस्य जो है भारतीय होंगे। और इस परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को बराबर संख्या में सदस्य दिए जाएंगे, अर्थात इस परिषद में जो सदस्य होंगे बराबर हिंदू होंगे, बराबर मुस्लिम होंगे। तो हिंदू सदस्यों की संख्या मुस्लिम सदस्यों की संख्या के बराबर रहेगी। ये वाला जो प्रावधान केवल मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए रखा गया, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए रखा गया था। गवर्नर जनरल को कहा कि वो गवर्नर जनरल जो नई कार्यकारिणी परिषद होगी उस पर अनावश्यक वीटो नहीं लगाएगा, बिना कारण के कोई वीटो नहीं लगाएगा। और इसी में बेवेल योजना में ये प्रस्ताव किया गया था कि सभी जितने राजनीतिक कैदी हैं, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में भरे हुए थे, वो कैदी थे। तो सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की गई थी। और इसी में बेवेल योजना में भी कहा गया कि सर्वदलीय बैठक शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इसी बेवेल योजना के आधार पर शिमला में एक बैठक बुलाई जाती है और शिमला में बैठक चलती है और शिमला में बैठक इस आधार पर ख़त्म हो जाती है कि केंद्रीय कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर थी। अब वो कार्यकारिणी जब गठित की जानी थी तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से कई मुस्लिम सदस्य भेजे। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम सदस्य जो होगा कार्यकारिणी परिषद में वो मुस्लिम तभी होगा जब मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया सदस्य। तो इस आधार पर गतिरोध उत्पन्न हुआ और शिमला सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया। शिमला सम्मेलन समाप्त घोषित कर दिया गया। शिमला सम्मेलन सफल नहीं हो सका। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, क्योंकि 1946 में लेबर पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने घोषणा की कि भारत को स्त्रियों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा। तो इसमें 3 सदस्य जो वहाँ की कैबिनेट में जो 3 सदस्य थे वो जैसे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों आए। चूँकि क्रिप्स 1942 में जो जिनकी अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया तो असफल हुआ। ये 3 लोग आए, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों ये कैबिनेट मिशन भारत आया और उन्होंने एक संविधान सभा के गठन का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो कैसे किया जाएगा, प्रांतीय जो सभा है, प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के माध्यम से की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से कुल मिला के संविधान सभा का जो गठन हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। प्रायः ये रखा जाएगा कि प्रांतों में जो जनसंख्या होगी 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा में सदस्य नियुक्त किया जाएगा। जो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। और संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा कि उस संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का जो चुनाव होगा वो प्रांतीय विधानसभाएं करेंगे और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। ध्यान ये रखा जाएगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व हो। प्रत्येक प्रांत को वहाँ की जनसंख्या के अनुसार स्थान दिए गए और उन जनसंख्या के स्थानों में से जो उस प्रांत में विभिन्न समुदाय हैं उस समुदाय के अनुपात में भी उन स्थानों का विभाजन किया गया। प्रांतों में को ये भी प्रावधान कि प्रांतों के लिए अलग से संविधान का निर्माण का प्रावधान किया गया कि प्रांतों के लिए अलग से संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के कुल सदस्य
389 होंगे। इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य होंगे। चूँकि देशी रियासतें से 93 सदस्य जो आएंगे वो अपनी अपनी रियासतों से 93 सदस्य भेज देंगे, उसमें कोई प्रकार का विभाजन नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों से 296 सीटें हुई, वो 296 में से जो सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें थी 213 था, मुसलमानों के लिए 79 और सिखों के लिए 4 थी। संविधान सभा जो गठित की गई कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसमें महिला सदस्य 9 थे, SC 26 थी और ST की संख्या 33 थी। ये फैक्ट बहुत ही पूछा, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थे, कितने SC थे, कितने ST थे। तो महिलाएं 9 थी, SC 26 थे और ST 33। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हो गया। फिर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, नेहरू की अध्यक्षता में गठित किया गया। पहले तो इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हो रही थी, बाद में इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई और उन्होंने कि अंतरिम सरकार में सम्मिलित होकर के पाकिस्तान की मांग को हम लोग प्रस्तुत करेंगे और सरकार के कामकाज में हम लोग गतिरोध उत्पन्न करेंगे। ये अंतरिम सरकार के बाद जो है ये कैबिनेट मिशन के अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार ही जो योजना कैबिनेट मिशन ने बनाई थी, उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और 16 अगस्त इसी दौरान संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने क्या महसूस किया कि उसकी सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो जो चुनकर के आए थे वो काफ़ी कम आए थे, ज़्यादातर कांग्रेस के सदस्य चुनकर आए थे, जिसमें 79 ही मुस्लिम थे। तो 79 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा में उसने देखा कि मेरी स्थिति कमज़ोर हो रही थी, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते ही देश में जगह जगह दंगे फैलने लगे। दंगे इतने फैल रहे थे, इस स्थिति में 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन 1947 को एक योजना लेके आए और उस योजना में द्विराष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। अर्थात भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना का प्रमुख भाग था। अर्थात भारत के विभाजन का निर्णय ले लिया गया। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन की बात कही गई और जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे। अब चूंकि पंजाब और बंगाल 2 प्रांत ऐसे थे जिसका विभाजन किया जाना था, इसके लिए जो है क्या कहते हैं, सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित जितने भी लोग थे उन लोगों ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। ध्यान रखने वाली बात है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अब ये इस निष्कर्ष में पहुंच गए थे कि अब दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस परिस्थिति में भारत को एक रखना बहुत मुश्किल है। और चूंकि मुस्लिम लीग की ही मांग ही थी, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल रहा था, इसलिए वो तो स्वीकार ही थी। और कांग्रेस की मजबूरी थी कि इस समय इतनी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और भारत का और विभाजन ना हो, इसलिए उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। भारत विभाजन इस माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है और 1947 का जो अधिनियम आता है उसमें भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बना दिए जाते हैं। भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हो गए और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने वो मोहम्मद अली जिन्ना बने। भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र का उदय भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा हो जाता है और तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र चल रहे हैं। भारत का दर्द ये था कि भारत ने अपनी देश के विभाजन को झेला। पाकिस्तान में कुछ संकुचित सोच के आधार पर उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया
और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका राष्ट्र भी एक ना हो पाया और वो भी बांग्लादेश के रूप में विभाजित हो चुका। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक। इस क्लास में हमने जाना कि 1919 का अधिनियम क्या है, 1935 का अधिनियम क्या है, 1942 का किस प्रस्ताव क्या है, 1946 का कैबिनेट मिशन क्या है, 3 जून प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है। हमने इसको बहुत अच्छी प्रकार समझा। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको लिंक एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। 1909 तक 16 से लेकर 1909 तक के अधिनियम का विकास आपको अच्छी प्रकार समझाया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब संविधान की क्लास में पूरी तरह पहुंच जाएंगे तो संविधान की क्लास का हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों इस क्लास को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, उसके लिखिएगा और सारे डायग्राम आप बनाते चलिएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम में हो, छोटे से लेकर बड़े तक, कहीं भर भी एग्ज़ाम में हो, आपको हर जगह में मदद मिलेगी।